भाजपा सरकार आई है केंद्र में और असम में खासकर तब से हम देख रहे हैं कि एक मुहिम चला रही है ये सरकार कि धीरे धीरे करके मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, उनकी वोटिंग राइट छीन लो, उनको अगर बंद कर सको डिटेंशन सेंटर में तो डिटेंशन सेंटर में बंद कर लो, हिंदुस्तान के बाहर भेज सको तो हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। लेकिन असली मकसद ये है कि उनके वोटिंग राइट छीनना। जो अभी एक्सरसाइज बिहार में इन्होंने शुरू करी है, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और वो इतनी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज है। वो कहते हैं कि आप लोग सब फॉर्म भरिए, भाजपा सरकार आई है केंद्र में और असम में खासकर तब से हम देख रहे हैं कि एक मुहिम चला रही है ये सरकार कि धीरे धीरे करके मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, उनकी वोटिंग राइट छीन लो, उनको अगर बंद कर सको डिटेंशन सेंटर में तो डिटेंशन सेंटर में बंद कर लो, हिंदुस्तान के बाहर भेज सको तो हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। लेकिन असली मकसद ये है कि उनके वोटिंग राइट छीनना। जो अभी एक्सरसाइज बिहार में इन्होंने शुरू करी है, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और वो इतनी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज है। वो कहते हैं कि आप लोग सब फॉर्म भरिए, और फॉर्म में उन्होंने 11 दस्तावेज़ दिए हैं कि इन दस्तावेज़ों में से यानी कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह के दस्तावेज़ दिए हैं, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह। इनमें से दस्तावेज़ दीजिए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं और आपको वोट देने का हक है कि नहीं। और आसाम में जो ये लोग अब कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, आसाम का एक तो मुख्यमंत्री जो है वो तो कोई कानून की बात मानता ही नहीं। और दुख की बात ये है कि वो जो अपनी मनमानी गुंडागर्दी करता है, तो उसको रोकने के लिए जो हमारी न्यायपालिका है वो नहीं खड़ी हो रही। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायपालिका जिसका काम है इस तरह की गुंडागर्दी, लॉलेसनेस रोकने का, वो अपना काम नहीं कर रही। और इस वजह से इनको शह मिली हुई है कि भाई जो चाहो करो। ये कहते हैं अब तो ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी पकड़ के और डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, उसको या तो डिटेन कर लेंगे डिटेंशन सेंटर में या फिर हिंदुस्तान के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो कानून और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि भाई आप किसी को हिंदुस्तान से बाहर तभी निकाल सकते हैं अगर दूसरा देश, जिस देश में आप निकाल रहे हैं, दूसरा देश मानता है कि भाई ये हमारा सिटीज़न है। यानी बांग्लादेश अगर मानता है कि ये हमारा सिटीज़न है तभी आप निकाल सकते हैं। या फिर जैसे ये रोहिंग्यास को निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर म्यांमार मानता है तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब तो दूसरे तरह की गुंडागर्दी हो गई कि वो कहते हैं कि बॉर्डर पर ले जाओ और वहाँ पर बोल दो कि तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो हम तुमको गोली मार दें। और वहाँ म्यांमार में तो उनको बहुत सारे रोहिंग्यास को ये लोग अंडमान ले गए। अंडमान में एक नेवल शिप से ले जाकर म्यांमार के कोस्ट के बाहर लाइफ वेस्ट पहनाकर बोट से बाहर फेंक दिया, शिप से बाहर फेंक दिया। तो अब तो मतलब हर तरह की गुंडागर्दी चल रही। पहले ये कहते थे कि अच्छा, जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने गैर नागरिक डिक्लेयर किया है, जिनकी नागरिकता नहीं मानी है, उनको हम डिटेन करेंगे या उनको बाहर भेजेंगे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया
कि भाई आप 2 साल से ज़्यादा किसी को ऐसे डिटेंशन में नहीं रख सकते। अगर 2 साल के अंदर आपका बांग्लादेश से अग्रीमेंट नहीं हो गया उन लोगों को लेने का, तब आपको उनको छोड़ना होगा, बेल पर छोड़ना होगा। लेकिन उस निर्णय के बावजूद भी उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर ये फिर भी अंधाधुंध पकड़ धकड़ कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर फेंक रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब देखते हुए भी हमारी न्यायपालिका इस पर चुप्पी बनाए हुए है, कुछ नहीं कर रही। जब कोई पिटीशन फाइल होती है उस पर भी रोक नहीं लगती। दूसरी बात, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का हम लोगों ने यहाँ पर एक पीपल्स ट्राइब्यूनल किया था जिसमें एनआरसी के बारे में पूरी व्यवस्थित विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें कि कई सारे जज थे, रिटायर्ड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई जिस तरह से ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है, यानी कि कुछ नहीं देखते। कई बार तो लोगों को नोटिस भी नहीं मिलता और एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं बगैर सुनवाई करे कि भाई ये फॉरेनर है। जो लोगों को वहाँ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में बनाया गया है उन लोगों को ये कह दिया गया है कि तुम जितने लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर करोगे तभी तुमको एक्सटेंशन मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर करोगे तभी तुमको एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं तो तुमको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये जो रोहिंग्यास को बाहर भेजने की जो बात चल रही है, देखिए ये लोग तो रेफ्यूजीज़ हैं। ये ठीक है कि ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। जो आसाम के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पेंडिंग है, लेकिन फिर भी उनको बाहर किया जा रहा है। और उसको तो छोड़ दीजिए, जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने नहीं भी डिक्लेयर किया है कि ये फॉरेनर है, किसी को भी पकड़ के, जिसका मन आता है उसको पकड़ के, खासकर अगर वो मुस्लिम है तो उसको पकड़ के कहते हैं कि भाई तुमको हम डिटेन कर देंगे, तुम हमारे ख्याल से तुम फॉरेनर हो और तुमको हम फिर बाहर भेज देंगे। तो बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है। और इस गुंडागर्दी को, और जहाँ तक रोहिंग्या की बात है उसमें तो कानून ये कहता है कि जो रेफ्यूजी हैं, चाहे हिंदुस्तान ने रेफ्यूजी ट्रीटी नहीं साइन करी है लेकिन बहुत सारी और ट्रीटीज जो हिंदुस्तान ने दस्तखत करी हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट जेनोसाइड, कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स, इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं। और अगर आप उनको म्यांमार भेजते हैं जहां उनका बिल्कुल नरसंहार चल रहा है तो बिल्कुल उन सारी ट्रीटीज़ का वायलेशन है, लेकिन उसको सब नज़रअंदाज करके ये सब किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, ये सब चलने दे रहे हैं, होने दे रहे हैं। तो इसका एक ही इलाज है, देखिए जनता को बिल्कुल बड़े लार्ज स्केल पर खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उनको तो सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अभी डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं भी हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आगे चल के वो भी अफेक्ट होंगे। इसलिए सभी को खड़ा होना पड़ेगा और इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं देते, आर्टिकल सेक्शन 144 लगा कर रखते हैं। अगर प्रोटेस्ट के लिए 5 से ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं तो उनको उनके खिलाफ केस चला देते हैं, बंद कर देते हैं। इसकी चिंता अब हमको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी चिंता करते रहेंगे, ये लोग तो मतलब पूरा हमारे लोकतंत्र का गला घोटने पर तुले हुए हैं। तो इसलिए हमको तो पीसफुल तरीके से, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, लेकिन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, संगठित होकर बाहर निकलना पड़ेगा। जब न्यायपालिका को भी ये दिखता है कि लोग संगठित होकर बड़े संख्या में बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे बिहार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिहार में जो ये SIR चल रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा उस पर रिस्पॉन्सिव है। कोर्ट भी तब रिस्पॉन्ड करता है कई बार
जब उनको दिखता है कि भाई जनता बड़े संख्या में बाहर इसके खिलाफ निकल रही है, लार्ज स्केल पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, और सरकार भी कई बार कभी कभी, ये तो खैर ऐसी सरकार है जो पब्लिक ओपिनियन वगैरह के बारे में कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि इनको अब ये लग रहा है कि अब हम ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते, तो फिर लोगों के धड़ाधड़, बिहार में तो कह रहे हैं कि हम 76 लाख लोगों के नाम जो हैं वोटर्स लिस्ट से हटा देंगे, और छांट छांट के हटाएंगे। जहां इनको दिख रहा है कि मुसलमान हैं, जिन बूथ्स पे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ से नाम हटाएंगे, और ये कहकर हटाएंगे कि भाई ये तो इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि फॉर्म्स भरने का तो टाइम ही नहीं है, फॉर्म्स दिए भी नहीं गए हैं, फॉर्म्स जो हैं बीएलओ के दफ्तर में रखकर नाम बस लिखकर उसमें कुछ भी भर दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स आ गए। लेकिन अब ये नई साजिश शुरू हुई है कि भाई हम लोगों के नाम हटा दें वोटर्स लिस्ट में से। महाराष्ट्र में तो नाम ऐड कर दिए थे, इनके बहुत सारे फर्जी वोटर्स हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र में उनको एनरोल कर दिया जाता है, हरियाणा में इलेक्शन होता है तो हरियाणा में कर दिया जाता है, कहीं और होता है तो कहीं और कर दिया जाता है। तो दो तरीके से ये लोग ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका भी ठीक पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये दोनों तरीके इन्होंने अख्तियार करे हैं कि फर्जी वोटरों के अपने लोगों के नाम डाल दो, और दूसरा कि जो मुसलमान और इस तरह के लोग हैं जो बीजेपी को ट्रेडिशनली वोट नहीं देते उनके नाम हटा दो। तो ये सब जो गुंडागर्दी चल रही है देश में, इसके खिलाफ हम लोगों को संगठित होकर बड़ी संख्या में बाहर निकलना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ना तो न्यायपालिका हमको बचा पाएगी, ना बचाएगी, ना और कोई चीज़ हमको बचाएगी। हमको एक ही तरीका है कि पब्लिक प्रोटेस्ट इतने बड़े संख्या में हो जाएं, पीसफुल हों, अहिंसक हों, लेकिन हों, और लोग घर से बाहर निकलें, तब जाकर शायद हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।